गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीतिया पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 का टॉपिक है, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। तो बच्चों देखते हैं, हम इसको पढ़ने सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास पढ़ने से पहले हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वैसे तो आपने ये पहले भी पढ़ा है, हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है, यानी कि F = dp/dt, जहाँ पर p क्या है? संवेग है, जो क्या होता है? mv। तो F = क्या होगा? यहाँ पर p की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास F आएगा d/dt mv। यदि कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, यानी कण पर कोई बाहर से हम कोई बल नहीं लगा रहे हैं, यानी कि F = क्या है? 0 है, तो dp/dt = भी क्या होगा? 0। यानी कि p = क्या होगा? कांस्टेंट, यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। यानी कि अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण स्थिर संवेग से गति करेगा, और यही क्या कहलाता है? रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो एक द्विकण निकाय में यदि कणों के द्रव्यमान क्रमशः क्या हो? m1 और m2, किसी कण के दो कण हैं, उनके द्रव्यमान हैं, तो m1 द्वारा m2 पर जो आरोपित बल होगा वो क्या होगा? F12, और m2 द्वारा m1 पर आरोपित बल क्या होगा? F21। तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसके अनुसार F12 = क्या होगा? -F21, यानी प्रत्येक क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। तो यानी कि F21 + F12, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, = 0। वैल्यू पुट करेंगे तो d/dt, क्योंकि F = क्या होता है? dp/dt। तो यहाँ पर p इसलिए हो जाएगा F21 m1v1 प्लस d/dt m2v2 = 0। d/dt m1v1 प्लस m2v2 = 0। तो यानी कि m1v1 प्लस m2v2 = क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यदि कोई निकाय अनेक कणों से, ये तो है दो कण, यदि दो कणों से मिलकर बना है m1 और m2 द्रव्यमान के, तो हम देखते हैं कि उनका जो संवेग है, कुल संवेग, वो भी क्या रहता है? नियत रहता है, यानी संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। लेकिन यदि हम कोई एक निकाय ले जिसमें अनेक कणों से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि अनेक कण मिलकर एक निकाय बनाते हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः क्या हो? m1 m2 अप टू ऑफ mn हो, तो संवेग उनके क्या क्रमशः क्या होंगे? p1 p2 p3 अप टू pn हो। तो कुल संवेग क्या हो जाएगा? p = हो जाएगा p1 + p2 + p3 + अप टू pn। तो dp/dt = dp1/dt + dp2/dt + dp3/dt + अप टू dpn/dn। तो dp/dt संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल F के बराबर होगी। तो dp1/dt फर्स्ट कण के लिए F1, dp2/dt सेकंड कण के लिए F2, इस प्रकार से nवें कण के लिए Fn। तो अतः निकाय के प्रत्येक कण पर लगने वाले जो बल हैं, दो प्रकार के बल होंगे, वो एक तो आंतरिक बल लगता है और दूसरा बाह्य बल लगता है, जो F एक्सटर्नल होता है। तो यानी कि कुल बल जो होगा वो क्या होगा? F = F एक्सटर्नल प्लस F इंटरनल। तो यानी कि F = F एक्सटर्नल और F इंटरनल, यानी कि एक कण का दूसरे कण पर लगने वाला बल, यानी कि Fij, यहाँ पर जहाँ i j के बराबर नहीं है। तो निकाय के कणों द्वारा परस्पर लगने वाला जो है क्रिया प्रतिक्रिया का बल, क्योंकि निकाय कण आपस में कौन सा बल लगाते हैं एक दूसरे पर? क्रिया प्रतिक्रिया का बल। तो यानी कि Fij = क्या हो जाएगा? माइनस का Fji, या हम बोल सकते हैं Fij + Fji = क्या होगा? 0, यानी कि समेशन ऑफ Fij क्या होगा? यानी कि टोटल जो बल होगा क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं, यानी कि Fij = क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में F एक्सटर्नल = भी क्या होगा? 0। तो यानी कि dp/dt = क्या होगा? 0। तो यानी कि d/dt p कुल संवेग, यानी p1 + p2 + p3 अप टू = 0। तो यानी p1 + p2 + p3 अप टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कणों के निकाय का संपूर्ण संवेग क्या रहता है? स्थिर रहता है, और यही क्या कहलाता है? रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो हम देखते हैं, चाहे कण 1 हो, चाहे 2 हो, या n पार्टिकल हो, लेकिन बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो संवेग है वो क्या रहता है? नियत रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। अब कण निकाय की गतिज ऊर्जा देखते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हम मान लेते हैं, मान लिया n कणों से मिलकर एक निकाय बना हुआ है, ठीक है। तो यदि nवें कण का द्रव्यमान क्या है? mn है, और इस nवें कण का जो वेग है वो क्या है? vn है। तो गतिज ऊर्जा हम जानते हैं E बराबर क्या होती है? ½ mv²। तो ये nवें पार्टिकल के लिए गतिज ऊर्जा En = क्या हो जाएगी? ½ mn vn²। या हम इसको लिख सकते हैं En = ½ mn, vn को क्या लिख सकते हैं? vn.vn। अब हम मान लेते हैं एक निर्देश तंत्र में ये है mn व कण का पार्टिकल, जो जिसका
सदिश क्या है, स्थिति सदिश Rn है, ठीक है। और इसका द्रव्यमान केंद्र, ये द्रव्यमान केंद्र क्या है, ये Cm, ये रहा सेंटर मास से इसका स्थिति सदिश क्या है, Rn डैश है। और इस द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या है, Rcm है। तो हम इसका करके देखते हैं कि मान लिया Mn कण का स्थिति सदिश क्या है, Rn, द्रव्यमान केंद्र ये, इसका स्थिति सदिश क्या है, Rcm, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश क्या है, Rn डैश। तो चित्र से हम देखते हैं Rn इज इक्वल टू क्या है, Rn डैश प्लस Rcm। तो चित्र से Rn इक्वल टू हो जाएगा Rn डैश प्लस Rcm। हम अवकलन करेंगे इसका, तो drn अपॉन dt इज इक्वल टू drn डैश अपॉन dt प्लस drcm अपॉन dt। ये क्या है, स्थिति में परिवर्तन वेग, तो ये हो जाएगा Vn इक्वल टू Vn डैश प्लस Vcm। समीकरण 1 में Vn का मान रखने पर, ये समीकरण 1, यहाँ पर हम इस समीकरण में क्या रखेंगे, Vn का मान पुट करेंगे। तो Vn का मान रखेंगे तो En इक्वल टू हो जाएगा हाफ Mn, Vn की जगह रखेंगे Vn डैश प्लस Vcm प्लस डॉट Vn डैश प्लस Vcm। तो ये हो जाएगा हाफ Mn, इसका मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Vn डैश स्क्वायर प्लस Mn Vcm, इसको इससे करेंगे Vcn Vn डैश और प्लस, फिर ये 2 आएंगे, ठीक है। तो 2 आएंगे Vcm Vn डैश, तो 2 और एक हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये Mn Vcm Vn डैश आएगा और प्लस हाफ Mn Vcm स्क्वायर। तो ऐसे संपूर्ण निकाय के जो कुल गतिज ऊर्जा होगी वो इन सब का क्या होगी, योग, यानी n इक्वल टू 1 टू n En। तो यानी कि n इक्वल टू 1 टू n हाफ Mn Vn डैश स्क्वायर प्लस Mn Vcm डॉट Vn डैश प्लस हाफ Mn Vcm स्क्वायर। अलग अलग बराबर कर देंगे तो ये समेशन ऑफ n इक्वल टू n हाफ Mn Vn डैश स्क्वायर प्लस n इक्वल टू n Mn Vcm डॉट Vn डैश प्लस हाफ Vcm सेंटर ऑफ मास का वेग है, इसलिए बाहर आ जाएगा n इक्वल टू 1 टू n Mn। चूँकि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके चारों ओर द्रव्यमान समान रूप से क्या रहता है, वितरित रहता है। हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके चारों ओर का सारा द्रव्यमान क्या रहता है, समान रूप से वितरित रहता है। तो यानी कि Mn Rn डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि Mn Vn डैश भी क्या होगा, 0, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यानी कि हमें जो प्राप्त होगा वो होगा En इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू n हाफ Mn Vn डैश स्क्वायर प्लस हाफ Vcm स्क्वायर समेशन ऑफ Mn। समेशन ऑफ Mn क्या है, सभी कणों का द्रव्यमानों का योग, यानी कि निकाय का द्रव्यमान, जो कि क्या है, कैपिटल M है। तो यानी कि ये En इक्वल टू हो जाएगा हाफ समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू n Mn Vn डैश स्क्वायर प्लस हाफ M Vcm स्क्वायर। तो अतः निकाय की जो संपूर्ण ऊर्जा होगी वो क्या होगी, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, निकाय की जो संपूर्ण ऊर्जा है वो होगी द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग, कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग प्लस द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा, तो इसके बराबर निकाय की कुल ऊर्जा होगी। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, यानी परिवर्ती द्रव्यमान वाले निकाय। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि परिवर्ती द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि वेरिएबल मास क्या होता है। तो ऐसे निकाय जिनका द्रव्यमान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, अर्थात निकाय में कुछ द्रव्यमान प्रवेश करता है और कुछ बाहर निकलता है, तो इस प्रकार के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, परिवर्ती द्रव्यमान कहते हैं। एक तो होता है फिक्स, जो हमेशा समान बना रहता है, तो वो फिक्स द्रव्यमान होता है। लेकिन अगर किसी निकाय का द्रव्यमान चेंज होता रहता है, यानी कि या तो उसमें कुछ द्रव्यमान की कमी होती है या वृद्धि होती है, तो यानी कि द्रव्यमान अगर चेंज होता रहता है यानी परिवर्ती होता रहता है, तो उसे बोलते हैं परिवर्ती द्रव्यमान या वेरिएबल मास। जैसे एग्जाम्पल, बरसात की गिरती हुई बूंद, सामान ले जाने वाली पट्टी या रॉकेट आदि, ये क्या है, परिवर्ती द्रव्यमान वाले एक निकाय के एग्जाम्पल हैं। अब हम मान लेते हैं कि मान लिया स्मॉल m द्रव्यमान का एक निकाय है जो जड़त्वीय प्रेक्षक के सापेक्ष v वेग से क्या है, गतिशील है, ठीक है। ये m द्रव्यमान का एक निकाय है जो v वेग से क्या हो रहा है, गतिशील हो रहा है। तो मान लिया स्मॉल m द्रव्यमान का ये जो निकाय है ये जड़त्वीय प्रेक्षक v से क्या है, गतिशील है। यदि इस निकाय पर बाह्य बल F कार्यरत है तो माना इस निकाय में डेल्टा t समय में डेल्टा m द्रव्यमान u वेग से बाहर निकल जाता है। तब हमने क्या मान लिया कि बाहर से हमने एक इस पर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। ये फोर्स इस प्रकार से लगाया कि कुछ समय पश्चात, यानी कि डेल्टा टी समय पश्चात इस निकाय में से, यानी कि m में डेल्टा m द्रव्यमान क्या है, वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और ये जो डेल्टा m द्रव्यमान है वो किस वेग से, u वेग से इससे बाहर निकल जाता है, यानी कि द्रव्यमान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो यानी कि द्रव्यमान जो पहले m था वो बाद में क्या हो गया, m माइनस डेल्टा m, और डेल्टा m द्रव्यमान का जो ये मास है क्या हो जाता है, u वेग से बाहर निकल जाता है।
तो द्रव्यमान अगर कम हो जाएगा तो वेग उतना ही इसका क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, यानी कि वेग क्या हो जाएगा, v प्लस डेल्टा वी। तो यानी कि डेल्टा टी समय के पश्चात निकाय का जो द्रव्यमान रहेगा वो क्या रह जाएगा, m माइनस डेल्टा m, और निकाय का जो वेग यहाँ आएगा वेग, तो और जो निकाय का वेग होगा वो क्या हो जाएगा, v प्लस डेल्टा वी। तो अतः संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन क्या होगा, m माइनस डेल्टा m इंटू वी प्लस डेल्टा वी प्लस डेल्टा एम यू। ठीक है, ये तो अब इसका, और माइनस पहले क्या था, एम वी संवेग, उसमें से हम घटा देंगे तो हमें संवेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एम माइनस डेल्टा एम इंटू वी प्लस डेल्टा वी प्लस डेल्टा एम इंटू यू, ये संवेग, इसका संवेग माइनस पहले वाले रॉकेट का संवेग यानी कि एम वी को माइनस कर देंगे तो संवेग में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है, तो यानी कि F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी का मान अभी हमने निकाला एम माइनस डेल्टा एम वी प्लस डेल्टा वी प्लस डेल्टा एम यू माइनस एम वी अपॉन डेल्टा टी। इसको ओपन कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके, तो हम देखते हैं एम वी से एम वी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हमें प्राप्त होगा एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी प्लस यू यहाँ, और इसमें से डेल्टा एम कॉमन आ जाएगा, यानी कि यू माइनस वी डेल्टा अपॉन एम अपॉन डेल्टा टी और माइनस डेल्टा वी डॉट डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि डेल्टा टी बहुत कम समय है, तो उस वक्त डेल वी अपॉन डेल टी किस में परिवर्तित हो जाता है, डी वी अपॉन डी टी, यानी काय का त्वरण है, तथा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी के इसमें हो जाएगा माइनस डी एम अपॉन डी टी, क्योंकि इस द्रव्यमान में क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या इसका चिन्ह आया है, माइनस का चिन्ह आया है, तो निकाय के द्रव्यमान में क्या है, कमी। तो यानी कि F इक्वल टू हो जाएगा एम डेल का क्या हो जाएगा डी, यानी कि एम डी वी अपॉन डी टी माइनस ये क्या हो गया, माइनस डी एम अपॉन डी टी, तो माइनस यू माइनस वी डी एम अपॉन डी टी, और ये डेल वी डॉट डेल एम अपॉन डेल टी ये क्या है, नगण्य मान लेंगे, इसका मान बहुत कम होगा इसलिए। तो हमारे पास जो एफ प्राप्त होगा वो होगा एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी माइनस यू डी एम अपॉन डी टी। तो यानी कि एफ इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी, डी बाई डी टी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एम वी, क्योंकि एक इस प्रकार से एक इसका अवकलन है ये, माइनस यू डी एम अपॉन डी टी। यानी कि समीकरण 1 परिवर्तित द्रव्यमान के निकाय के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या करती है, परिभाषित करती है। तो अब हम इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं, डी एम अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो हो, यानी कि डी एम अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, यानी कि एम इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट, यानी कि द्रव्यमान जब नियत रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, उस वक्त डी एम अपॉन डी टी इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो u, और ये यदि सेकंड केस देखते हैं, u इक्वल टू जीरो, अर्थात प्रेक्षक बाहर निकलने वाले द्रव्यमान तंत्र में स्थित है, तो ये क्या होगा, जीरो होगा। तो उदाहरण, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। उदाहरण इसका क्या है, एक रॉकेट है, रॉकेट में दहन के कारण गैस जेट के रूप में क्या होती है, नीचे की ओर निकलती है। जैसे रॉकेट जब ऊपर की ओर जाता है तो नीचे की ओर क्या निकलती है, गैस निकलती है, यानी कि बाहर की ओर क्या होता है, द्रव्यमान निकलता है। तो गैस जेट के रूप में नीचे की ओर निष्कासित होती है, जो रॉकेट को ऊपर की ओर क्या करती है, धकेलती है, और जेट का पीछे की ओर संवेग रॉकेट को आगे की दिशा में संवेग के क्या होता है, बराबर होता है। तो मान लिया, माना रॉकेट का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है, एवं प्रयोगशाला निर्देश में लैबोरेटरी फ्रेम में इसका जो सापेक्ष वेग है वो क्या है, v है। यदि रॉकेट का द्रव्यमान dm अपॉन dt की दर से क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है इसका द्रव्यमान नीचे गैस जोड़ती जाती है, तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, कम होता जाए। तो यदि रॉकेट का द्रव्यमान dm अपॉन dt की दर से क्या हो, कम हो, और निष्कासित गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग क्या हो, स्मॉल v हो, तो गैसों का वेग क्या हो जाएगा, v माइनस वी। यदि रॉकेट का भार नगण्य माना जाए तो, यानी कि ये इस प्रकार से रॉकेट v वेग से ऊपर जा रहा है और नीचे स्मॉल v वेग से नीचे आ रही है, तो रॉकेट पर बल होगा जो होगा गैसों का प्रति सेकंड संवेग अंतर, यानी कि d अपॉन डी टी एम वी बल के बराबर होगा प्रति सेकंड कितना संवेग अंतर हो रहा है, v माइनस वी डी एम अपॉन डी टी। तो यानी कि हो जाएगा, इसको हम खोलेंगे तो m डी वी अपॉन डी टी प्लस वी कॉन्स्टेंट, तो डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू v डी एम अपॉन डी टी माइनस स्मॉल v डी एम अपॉन डी टी। ये v से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा कैपिटल M डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल v डी एम अपॉन डी टी। तो इनसे डी वी का मान जो प्राप्त होगा, डी टी से डी टी कैंसिल,
प्राप्त होगा -v/dm/m। तो समाकलन करने पर जब हम समाकलन करेंगे तो dv का समाकलन ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस का v 1/m का क्या हो जाएगा log m प्लस k। ठीक है, ये हो जाएगा log m। तो यदि प्रारंभिक द्रव्यमान m0 तथा वेग v0 है तो अब हम मान लेते हैं यदि प्रारंभिक द्रव्यमान क्या है कैपिटल m0 है और वेग क्या है v0 है तो प्रारंभिक द्रव्यमान m0 वेग v0 हो तो v0 इक्वल टू क्या हो जाएगा -v log m0 प्लस k। तो यहाँ से हम k का जब मान निकालते हैं तो k का मान क्या हो जाएगा v0, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो v0 प्लस v log m। तो अतः समीकरण 2 में k का मान रख देंगे। k का मान हम जब समीकरण सेकंड में रखते हैं यानी कि यहाँ पर हम k का मान पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा v इक्वल टू -v log m प्लस v0 प्लस v log m0। ये k का मान पुट कर दिया तो हमें प्राप्त होगा v0 प्लस v log, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ये आ गया log m0/m। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू क्या होता है log ऑफ a/b। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके तो अतः स्पष्ट है कि रॉकेट का जो अंतिम वेग होगा वो अधिक प्राप्त करने के लिए निष्कासित गैसों का वेग v से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी हम रॉकेट के वेग को क्या बढ़ा कर सकते हैं, अधिक बढ़ा सकते हैं। तथा रॉकेट का द्रव्यमान कैपिटल M प्रारंभिक द्रव्यमान m0 की अपेक्षा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यदि रॉकेट का द्रव्यमान उपेक्षणीय न हो तो अब हम जो किया था हमने देखा था उस वक्त हम रॉकेट के द्रव्यमान को नगण्य मानकर चले थे, लेकिन अगर रॉकेट का द्रव्यमान नगण्य नहीं हो तो यदि रॉकेट के ऊपर की ओर गतिमान होने से लगने वाला संपूर्ण बल समीकरण 1 से वो क्या होगा F इक्वल टू d/dt mv माइनस u dm/dt। हम जानते हैं F इक्वल टू अगर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में देखें तो F इक्वल टू क्या होगा mg तथा u इक्वल टू क्या है v माइनस स्मॉल v रखने पर रखेंगे तो यहाँ पर F की जगह mg, F की जगह आ जाएगा mg इज इक्वल टू d/dt mv माइनस स्मॉल u की जगह v माइनस v dm/dt। तो हो जाएगा d/dt mv इज इक्वल टू यहाँ से d/dt mv का मान निकालेंगे तो प्राप्त होगा mg प्लस v माइनस v dm/dt। तो प्राप्त हो गया तो वैल्यू निकलेगी m dv/dt प्लस v dm/dt इज इक्वल टू v dm/dt को खोल लेंगे स्मॉल v dm/dt माइनस mg, v dm/dt से v dm/dt कैंसिल हो जाएगा तो प्राप्त होगा m dv/dt इज इक्वल टू माइनस का v dm/dt माइनस का mg। तो dv जो प्राप्त होगा वो होगा माइनस का v dm/m माइनस g dt। समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो dv का समाकलन क्या होगा v इज इक्वल टू माइनस का v 1/m का क्या हो जाएगा log m माइनस का gt प्लस k। तो यदि t बराबर 0 पर m बराबर m0 और कैपिटल V बराबर v0, कैपिटल V की जगह v0 हो तो k इक्वल टू हो जाएगा k इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर k की वैल्यू जब निकाल थे हमने तो क्या प्राप्त हुई थी v0 प्लस v log ऑफ m0। तो वही पे वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का v log m माइनस gt प्लस k की वैल्यू पुट करेंगे v0 प्लस v log ऑफ m0। तो हमें प्राप्त होगा जो v का मान प्राप्त होगा वो होगा v इक्वल टू v0 प्लस v log m0/m माइनस gt। अतः t का मान कम होने पर रॉकेट के अंतिम वेग पर पृथ्वी के आकर्षण का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि t का मान कम होने पर पृथ्वी का आकर्षण भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये रॉकेट का क्या है, अंतिम वेग है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।